हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरो। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है सन फार्मा के बारे में। सन फार्मा ने इंडिया की पहली ओरल कोविड-19 ड्रग बना ली है। ये टैबलेट्स है जो कि पेशेंट मुंह से ले सकता है और ये कोविड के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। ये माइल्ड से लेके मीडियम लेवल के तक के कोविड के सिम्टम्स को ट्रीट कर सकती है, कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकती है। ये ड्रग है, यानी कि होने के बाद उसको कम करने के लिए लिए जाने वाली ड्रग है। ये वैक्सीन नहीं बनी है अब तक, उन्होंने वैक्सीन नहीं बनाई है, ये ड्रग उन्होंने बनाई है। उस ड्रग को उन्होंने बनाया है एक जापानीज़ कंपनी फूजी फिल्म होल्डिंग्स के साथ मिलकर उन्होंने इस ड्रग को बनाया है। और लगभग उन्होंने प्राइसिंग भी बताई है कि इसकी एक टैबलेट की प्राइसिंग होगी 35 रुपीज़। तो काफ़ी अफोर्डेबल भी हो कह सकते हैं हम इस गोली को। तो देखते, और अप्रूवल भी मिल चुका है उन्हें। तो बहुत ही जल्द ये टैबलेट्स मार्केट में आ जाएंगे और ये कोविड के पेशेंट जो भी होंगे उनको ट्रीट करने के लिए ये टैबलेट्स यूज़ होने चालू हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी ये इस टैबलेट के आने के बाद कोविड के केसेस में और कोविड की पूरी जो इंडिया में सिचुएशन है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। अगला अपडेट आता है कोडैक के बारे में। कोडैक टीवी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अनाउंस किया है। ये इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ की होगी और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए वो इंडिया में उनका एक प्लांट सेटअप करेंगे। इस प्लांट में वो स्मार्ट टीवीज़ अफोर्डेबल रेट पर प्रोड्यूस करने के बारे में सोचेंगे। ये प्लांट उन्होंने लोकेशन भी बताई है, ये उत्तर प्रदेश में वो ये प्लांट सेटअप करेंगे और बहुत ही जल्द बहुत ही जल्द वो प्लांट का प्रोडक्शन चालू करेंगे। अभी तक के लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशंस वगैरह सब मिल चुके हैं। लैंड एक्विजिशन के स्टेज पर वो होंगे शायद, और बहुत ही जल्द वो अपना प्लांट भी प्रोड्यूस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था और कुछ दिनों पहले ही ये बात चली थी कि इंडिया ने चाइना से आने वाले स्मार्ट टीवीज़ पर, चाइना से आने वाले एलईडी टीवीज़ पर बैन लगा दिया। इसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक वॉइड क्रिएट होने वाला था एंड्रॉयड टीवी और स्मार्ट टीवी के मामले में। अभी उस वॉइड को फील करने के लिए, उसी गैप को देखते हुए शायद से मतलब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मतलब 95% चांसेस है कि ये कोइंसिडेंस ही हो, पर जो भी हो, अभी जैसा भी हुआ, कोडैक उस गैप को फील करने के लिए, उस सेगमेंट में एंटर करने के लिए, यानी कि अफोर्डेबल स्मार्ट टीवीज़ के सेगमेंट में एंटर करने के लिए वो आ रहा है। तो अभी इसी के साथ मेक इन इंडिया मूवमेंट में एक और बड़ी कंपनी का नाम जुड़ चुका है। हालांकि अभी कोडैक काफ़ी समय पहले तक बैंकरप्ट हो गई थी, उसके बाद वो धीरे धीरे चल रही थी। अब उनको लोन मिल गया और झट से उनके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा राइज हो गया। वो सब भी मतलब वो बहुत बड़ा सीन हो गया। तो उसी इन्वेस्टमेंट को वो यूज़ कर रहे अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को नए सेगमेंट्स में लाने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे जाते हुए कोडैक के साथ और इस स्मार्ट टीवी सेगमेंट में के साथ, और खास करके मेक इन इंडिया मूवमेंट के साथ। अगला अपडेट आता है उबर के बारे में। उबर के एक एम्प्लॉय थे अभी, एंटोनियो लेवियोस्की। उनके ऊपर एक केस फाइल हुआ और उस केस का आज रिजल्ट लग गया और उन्हें 18 महीने की जेल हो गई। अब ये केस क्या था? उनके ऊपर केस था, गूगल के एक एम्प्लॉय ने उनके ऊपर केस किया था कि एंटोनियो ने गूगल की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के कई सारे सीक्रेट्स चुरा के उबर को बेच दिया। अभी मतलब प्रॉपर बेचे नहीं, पर उन्होंने उबर को बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया। अब ये कैसे हुआ? एंटोनियो पहले गूगल में काम करते थे और गूगल का जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट थे, उसी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने कोई सारा डेटा, कई सारे इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराई और उसके बाद उन्होंने उबर को ज्वाइन किया। अभी उबर भी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहा है। और उसी डिपार्टमेंट में उन्होंने गूगल का कई सारा रिसोर्सेस यूज़ करने के बारे में ये केस थी और इसी केस के ऊपर वो गिल्टी पाए गए और उन्हें 18 महीने की अभी जेल हो गई।
अभी देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। उबर जैसे जैसे अभी ये केस और आगे बढ़ता जाएगा, एंटोनियो तो अभी ठीक है कि उनके साथ इंसाफ हो गया शायद से, पर अभी उबर को जो एडवांटेज मिल गया उसके ऊपर गूगल क्या एक्शन लेता है ये हमें देखना होगा आगे जाते हुए क्या होता है। अगला अपडेट आता है स्टार्टअप फंडिंग के मामले में। आरबीआई ने मॉरिशस से आने वाले स्टार्टअप फंडिंग को अभी रोक दिया है। कुछ दिनों पहले ही लगभग 1-1.5 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया था कि जो भी कंट्रीज इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं उन कंट्रीज को इंडिया में पैसे लगाने से पहले, उन कंट्रीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अभी ये जो आरबीआई ने स्टैंड लिया है मॉरिशस से आने वाले पैसों को ब्लॉक करने का, इसके पीछे काफ़ी लंबा रीज़न है। उनका कहना है कि मॉरिशस से जो भी कंपनीज इंडिया में इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी वीसी फर्म, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा इनडायरेक्टली आता है चाइना से। अभी चाइना का पैसा तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर ही दिया है, चाइना की कोई भी फंडिंग इंडिया में पास नहीं हो पा रही है, तो वो मॉरिशस के ज़रिए वो इंडिया में वो पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स मॉरिशस में लोकेटेड है, उनके ऑफिसेस, जो बड़ी बड़ी वीसी फर्म्स है, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, वो मॉरिशस में उनके ऑफिसेस है, क्योंकि मॉरिशस के टैक्सेस के लॉज बहुत ज़्यादा लिबरल है, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज के ऑफिसेस वहाँ पर सिचुएटेड है और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। इसमें सिकोया भी आता है और भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है जो उस तरह में जो उस सीन में लोकेटेड है, जो उस जगह पे लोकेटेड है। तो भी ये सारा पैसा अब भी इंडिया में आने से रुक गया है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभी हम लोग बात करें कि मॉरिशस से आने वाली कंपनीज के पैसे ब्लॉक होंगे, उससे किन किन स्टार्टअप्स को डायरेक्टली प्रॉब्लम होगा। भारत पे सबसे मेजर बड़ा स्टार्टअप है जिसको प्रॉब्लम होगा। उन्होंने एक डील भी क्लोज कर दी थी सिकोया के साथ और फर्दर लेवल की इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो अभी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ पाएगी। भारत पे के साथ ही साथ कार देखो को भी इस डिसीजन का भी इफेक्ट झेलने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं ये टोटल सीन पूरा किस तरह से क्लोज होता है और क्या आरबीआई का स्टैंड होता है इसके ऊपर, और कब जाके इन सारी कंपनीज को अपने पैसे उनके पास पैसा आ पाता है। देखते हैं क्या होता है। अपडेट आता है एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई ने उनके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और नए फीचर को ऐड करने के बारे में बताया है। वो अब ऐड कर रहे हैं एनएफसी ट्रांसफर, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन ट्रांसफर, जो टेक्नोलॉजी है वो उनके सिस्टम्स में अब ऐड करने के बारे में वो प्लान कर रहे हैं। अब ये क्यों हुआ? पिछले साल वीज़ा और मास्टर कार्ड ने ये सर्विस अपने पेमेंट सिस्टम में इंक्लूड किया और इसके ज़रिए वो टैप एंड गो का फीचर देते थे अपने कस्टमर्स को। यानी कि हमें नॉर्मली एटीएम कार्ड को स्वाइप करना पड़ता है और फिर जाके पेमेंट होता है, पर इस टैप एंड गो फीचर में सिर्फ उस पीओएस मशीन पर, उस स्वाइप मशीन के ऊपर अपना कार्ड रखते से ही पेमेंट हो जाता था। 2000 से नीचे का जो भी पेमेंट होता था वो बिना पिन के भी कंप्लीट हो जाता था। तो उस सर्विस को ये कंपनीज बहुत एक्सटेंसिवली प्रमोट कर रही थी और डायरेक्टली उनको कम्पीट करने के लिए एनपीसीआई की तरफ से ये मूव आया है कि वो लोग अभी अपने कार्ड्स में, अपने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये एनएफसी का फीचर इंक्लूड करेंगे। अभी एनपीसीआई का ये फीचर जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो रुपे कार्ड जो है हमारे, उन कार्ड्स में भी ये फीचर जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। एनपीसीआई की तरफ से जो भी एग्रीगेटर्स है, जो भी सारे उनके स्टेक होल्डर्स है जो इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, यानी कि बैंक्स वगैरह जो भी है, उनको वो बहुत तेज़ी से पुश कर रहे हैं कि ये नया फीचर जो हम ला रहे हैं उसको जल्द से जल्द अपने कस्टमर्स तक पहुंचाओ। जल्द से जल्द उनके कार्ड्स, अभी होगा क्या, हमारे शायद से कार्ड रिप्लेस हो जाएंगे, जिनके भी अभी रुपे कार्ड्स है वो अभी शायद से बैंक की तरफ से इस नए एनएफसी फीचर के साथ उन्हें नए कार्ड्स मिलेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए, पर ये काफ़ी एक अच्छा मूव है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये पेमेंट के मामले में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है और उनको टक्कर देने का, उनको हेड एंड हेड फाइट करने का एक काफ़ी अच्छा मूव है।
तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए, कितनी जल्दी हम लोग अपने रूप। अपडेट आता है ओयो के बारे में। ओयो ने उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिस्टोर करने के बारे में बात करी है। ओयो की अभी जैसे कि आप जानते होंगे, ओयो ने ये जो पूरा पैंडेमिक का सिचुएशन था उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया और जो भी एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग थे उनके सैलरीज में कट ऑफ भी किया। बहुत सारे मेजर्स ओयो ने उठाए ताकि वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल पाए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर पाए। और अब जब दुनिया खुलने लगी है, बहुत जगह पे लॉकडाउन ओपन हो गया है, धीरे धीरे सारे सेक्टर्स वहाँ ओपन होने लगे हैं, तब ओयो ने अनाउंस किया है कि वो अब इस महीने से यानी कि अगस्त से अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को वापस से प्री कोविड लेवल तक ले जाने की प्रोसेस चालू करेंगे। उन्होंने 2 सेगमेंट्स बनाए हैं और इसके ज़रिए वो उस पूरे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। जिनकी सैलरीज 8 लाख से नीचे है उनको अगस्त से ही पूरी सैलरीज उनके मिलने चालू हो जाएंगी, पर जिन एम्प्लॉयज़ की 8 लाख से ज़्यादा की सैलरी है उनको वो 12.5% पर मंथ का रेज देते जाएंगे। अभी के एग्जिस्टिंग सैलरी में 12.5% का बढ़ोतरी होती जाएगी और धीरे धीरे उनका कहना है कि ओवर दिसंबर तक आते आते वो पूरी सैलरी तक पहुंच जाएंगे। तो अच्छी साइन है और ओयो काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को रखते हैं और बहुत वाइडली स्प्रेड भी है। तो ऐसी कंपनी अब इतनी जल्दी रिकवर हो रही है और मेजर पॉइंट ये है कि ओयो एक ट्रैवल और टूरिज्म बेस्ड कंपनी है। एक्चुअली ट्रैवल नहीं, टूरिज्म बेस्ड कंपनी है। तो टूरिज्म बेस्ड कंपनी का इतनी जल्दी रिकवर हो पाना ये बहुत अच्छा सिग्नल है। तो अगर ओयो तो अगर इस सिनारियो को देखा जाए तो बहुत सारी बाकी सारी कंपनीज भी बहुत ही जल्द उबर पाएंगी इस डिप से जो कोविड की वजह से बना है, ऐसा हम ज़रूर होप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अपडेट आता है रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन अटलांटिक के बारे में। वर्जिन अटलांटिक ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। उनका कहना है कि ये पूरे कोरोना वायरस के सिचुएशन के वजह से उनका पूरे का पूरा बिजनेस ठप हो गया है। अब वो उनके पास रेवेन्यू नहीं है और वो नियरली बैंकरप्ट हो चुके हैं। ये वर्जिन अटलांटिक के बारे में अभी उन्होंने फाइल किया है। कुछ ही दिनों पहले वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसी कंपनी का ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी है, उसने भी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दूसरी कंपनी बन जाती है रिचर्ड ब्रांसन की जिसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, दूसरी एयरलाइन कंपनी बन जाती है जिसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वर्जिन अटलांटिक ने ये कहा है कि वो अपने ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे, वो बस उनके पास अभी पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है, इसलिए वो लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। लगभग $1.6 बिलियन का लोन उन्हें चाहिए और इस लोन के ज़रिए वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स वो इस लोन को चुकाने के बारे में भी बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे यूएस के जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें उनका ये सारा मामला चल रहा है अभी। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी, आपके क्या क्या सुझाव है, क्या क्या राय है हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।